गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? कैसा लगा फर्स्ट क्लास? बहुत सारा तुम लोग का कमेंट्स आ रहा था, सर थोड़े क्वालिटी सुधारिए। मैं तो सोचा था कि तुम लोग सेल्फ रिटेन से तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन उसमें तुमको शायद कोई दिक्कत हुई, तो फिर मेरे को आज बहुत मेहनत करना पड़ा और फिर मैं सबको फिर पूरे चीज़ को मैंने कंप्यूटराइज करने का प्रयास किया है। देखो ये कितना अच्छा तुम लोग को लगता है। चाहे कुछ भी करना पड़े, क्लास हैम्पर नहीं होना चाहिए। यस, क्लास एनी हाउ बढ़िया से चलना चाहिए। तुम लोग का रिक्वेस्ट हुआ सॉरी, हम तुरंत ही उस रिक्वेस्ट को लिए कि नहीं भाई, मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आज बेटा बिल्कुल कलरफुल तुम लोग के लिए हम टॉपिक्स लेकर के आए हैं। तो प्रीवियस क्लास में एंगुलर मोमेंटम तक हम लोग पढ़े थे और उस एंगुलर मोमेंटम में हम लोग बहुत सारी बातें पढ़े। आज उसी एंगुलर मोमेंटम को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं और आज का मेरा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम बट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बच्चे तुम्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के विषय में मैं जब वेक्टर पढ़ा रहा था तो काफी डिटेल तुम लोग को बताया था। हम लोग वहां पर चर्चा किए थे कि अगर ए कोई वेक्टर है तो इस ए वेक्टर को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं तीन कंपोनेंट पर, तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पर। अगर एक्स पर मैं करूं तो ए एक्स वेक्टर हो जाएगा, अगर वाई पर मैं रिजॉल्व करूं तो ए वाई वेक्टर हो जाएगा, और जेड पर अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ए जेड वेक्टर हो जाएगा। रिजोल्यूशन के बारे में मैं बहुत डिटेल तुम लोग को बता रखा है। तो ये जो एक्सिस पर जो रिजॉल्व होता है, जब भी वेक्टर रिजॉल्व होगा तो एक्सिस पर ही रिजॉल्व होगा, और ये एक्सिस पर उसका जो रिजोल्यूशन होता है, उसका जो रिजॉल्विंग होता है, इसी रिजॉल्विंग को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब जरा मेरे को तो बता दो कि अगर कोई ए वेक्टर है तो इस ए वेक्टर को अगर तुम रिजॉल्व किया तो क्या हो गया ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। याद आ रहा है ना? अगर कोई बाय द वे पी वेक्टर है तो इसका रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? पी एक्स वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर प्लस पी जेड वेक्टर होगा ना? अगर कोई आर वेक्टर का रिजोल्यूशन है तो आर वेक्टर हो जाएगा आर एक्स वेक्टर आर वाई वेक्टर आर जेड वेक्टर। अब अगर इन सभी में से केवल एक को हम यहां पर रखते हैं, अगर हम केवल एक को सिर्फ रखते हैं, चलो दो को हम मिटा देते, ज्यादा एग्जाम्पल रखने से क्या। अब जरा तुम मेरे को बता दो कि ये जो ए एक्स वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर एक्चुअली दो चीजों के मेल से बना हुआ है। ए वेक्टर का डिफिनेशन ही है बाबा, ये तो वेक्टर का डिफिनेशन ही है कि किसी भी वेक्टर के पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ये तो डिफिनेशन ही है ना कि ये वेक्टर है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब इस ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया ए एक्स, और ये चूंकि एक्स एक्सिस पर है, और जब तुमको हम यूनिट वेक्टर पढ़ाए थे तो यूनिट वेक्टर में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये अगर जेड एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर आई कैप, वाई एक्सिस पर जे कैप और जेड एक्सिस पर के कैप यूनिट वेक्टर होता है। उससे यहां पर एक कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? आई कैप डायरेक्शन हो जाएगा। अगर मेरे को ए वाई वेक्टर को ब्रेक करना हो तो ए वाई वेक्टर में डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया ए वाई और डायरेक्शन हो गया जे कैप। और अगर मेरे को ए जेड वेक्टर को अगर एक्सप्लेन करना हो तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए जेड और डायरेक्शन हो जाएगा के। तो ये चीज, इसके बारे में हम तुम लोगों को वेक्टर पढ़ाते समय काफी डिटेल इन चीजों के बारे में तुमको हम बता रखे हैं। चलो अब इन सभी चीजों को यूज करके आज तुम्हें मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ाने जा रहा हूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में। तो अगर बाय द वे यहां मैं बोला हूं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में अगर मेरे को, अब एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये देखो यहां पर वेक्टर का साइन छुटा हुआ है, ये थोड़ा सा तुम दे लेना, यहां पर कैप है, यहां कैप है, यहां पर भी कैप है, ये देखो यहां कैप है, एक ही तुम लोग दे लेना। अब मैं एक बात तुमको यहां पर देकर बता दे रहा हूं, ऐसे उम्मीद करते हैं कि तुमको ये सारे कंसेप्ट तुम्हारे पास हैं। मैं बताया ना कि मेरे को एक्स्ट्रा तुम लोग मेरे को मेहनत करवा दिया, तो उस स्थिति में यहां पर कैप का और वेक्टर का साइन देने में बहुत टाइम लगता, तो मैं सोचा कि कुछ तुम लोग के लिए छोड़ दें।
हालांकि मैं तुम्हें यहां पर दे रहा हूं, उम्मीद करते हैं कि अब तुम्हें यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हो गया आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, यहां जहां जहां आई जे है, अगर बाई द वे कहीं पर छूट जाए तो तुम लिख लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, तो अगर बाई द वे आर वेक्टर कोई वेक्टर कंपोनेंट है तो इसका रिजोल्यूशन तीनों एक्सिस पर क्या हो जाएगा, इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के। अगर मोमेंटम पी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, संवेग, रेखीय संवेग वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी रिजोल्यूशन होगा, रिजॉल्विंग अगर करेंगे तो पी एक्स आई पी वाई जे पी जेड के। और टॉर्क टाउ पढ़ाए है ना, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा टॉर्क एक्स आई टॉर्क वाई जे टॉर्क जेड के। ए इस फॉर्म में, ये देखो इस फॉर्म में 1 2 3। अब मेरे को क्या पढ़ना, एंगुलर मोमेंटम। और प्रीवियस क्लास में तुमको काफी डिटेल में एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया कि एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई बॉडी यहां पर ऐसे, अगर यहां पर मोमेंटम p है, डिस्टेंस r है, तो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम L बन रहा है, दिस एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड p। अब अगर यहां पर तुम r और p का वैल्यू पुट कर दो, तो r का वैल्यू क्या पुट करोगे, यहां से उठा लो, r का वैल्यू रख दो। p का वैल्यू क्या पुट करोगे, यहां से p का वैल्यू उठाओ और यहां पर रख दो। और a क्रॉस b, अब a क्रॉस b, अब तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट भी मैंने काफी डिटेल पढ़ा रखा है। मैं तुम लोग को बता रखा था कि अगर कोई a वेक्टर है, अगर बाय द वे 3i प्लस 2j प्लस 4k हो, और अगर b वेक्टर हो और a में भी 2i प्लस 3j प्लस अगर 2 हो, और मेरे को अगर a क्रॉस b फाइंड करना है, तो a क्रॉस b फाइंड करते समय पहले हम इसका अरेंज करते हैं, i j k, और यहां पर फिर a 3 2 4 और यहां पर 2 3 2, ऐसे अरेंज करते हैं। तो ये सारा अरेंज करने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, ये सारी बातें तुम लोग को काफी डिटेल पढ़ा रखे हैं। तो यहां भी अगर मेरे को ए और ए, आर और पी, अगर ये दोनों का वैल्यू मेरे को पता है, और ए पता होने के बाद अगर मेरे को बाय द वे हमको ये करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज कर ले रहे हैं। आई जे के में अरेंज कर लेंगे, एक्स वाई जेड, आई जे के, यहां से फिर एक्स वाई जेड, और फिर यहां से पी एक्स पी वाई पी जेड अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद अब हम लोग को इसको ब्रेक करने का, ये जो भी निकल रहा टॉर्क इज इक्वल टू निकल रहा, अब टॉर्क का भी वैल्यू पुट कर लो। तो टॉर्क एक्स आई टॉर्क वाई जे, मैं बोला था जहां जहां आई जे के होगा वहां वहां तुम क्या करना, कैप का साइन दे लेना, ये तुम ध्यान रखना। अब क्या तरीका होता है क्रॉस निकालने, क्या तरीका होता है, हम आई को ढक देंगे, राइट, यही तरीका होता है ना, और ऊपर से मल्टीप्लाई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, जे में थोड़े से अलर्ट रहना, नीचे से आगे बढ़, नीचे से बढ़ेंगे, तो जेड पी एक्स जेड माइनस एक्स पी जेड। अब के में फिर ऊपर से आएंगे, तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, मैंने वहां पर लिख दिया है कि कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों को कंपेयर कर लो। अब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो क्या करना कि आई वाले को आई के साथ कंपेयर करना, तो जब इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉर्क एक्स इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब अगले बार तुम क्या करोगे, अगले बार क्या करना कि तुम जे को जे के साथ कंपेयर करो, तो जे कैंसिल हो जाएगा, और टॉर्क वाई इज इक्वल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड हो जाएगा। और अगले बार में तुम के को कंपेयर के साथ करो, तो के कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो बच्चे अभी उम्मीद करें हम कि ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा पार्ट था, ये जो पूरा का पूरा तुम्हारा पार्ट था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ, सॉरी एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो इस कंपोनेंट फॉर्म में तुम्हारा जो एंगुलर मोमेंटम है, उम्मीद करें कि पूरा क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक बात तुमको यहां पर अच्छे से बताया गया है। तो बच्चे इस बात में तुम्हें राइटिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हर एक बात अच्छा से लिखा हुआ है,
तो अच्छा से नोट्स भी बनाना और नोट्स बनाते हुए तुम अच्छा से पढ़ाई करना। अब हम लोग आ जाओ अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कि जो तुम टॉर्क पढ़े हो और जो तुम इतनी देरी से एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हो, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है इन दोनों के बीच में। टॉर्क का हिंदी होता है बल आघूर्ण और एंगुलर मोमेंटम को हिंदी में कोणीय संवेग कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हिंदी में बोले तो बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बच्चे यहां कहीं कहीं अगर वेक्टर का साइन है ना तो ऐसे ऐसे मेरे को दे लेना चाहिए, है ना, नोट्स बनाते समय ऐसे दे लेना, अदरवाइज फिर अभी हम मिटा देंगे, फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगा। तो जैसे तुम देख रहे हो वैसे ही तुम पहले यहाँ पर वेक्टर का साइन दे लेना। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ वेक्टर का साइन पढ़ना चाहिए तो तुम यहाँ पर दे लेना, है ना, यहाँ वेक्टर का साइन दे लेना, यहाँ और यहाँ वेक्टर का साइन दे लेना। अभी मैं जैसे दे रहा हूं ना वैसे वैसे तुम लोग पहले नोट्स में एक वेक्टर का साइन पहले तुम लोग दे लेना। उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मैं तो अब जब आगे पढ़ाऊंगा ना तो फिर आगे में मैं क्या करूंगा, इसको मिटा दूंगा, तो तुम्हें तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चे जहां जहां तुम मेरे को भी वेक्टर का साइन देते देख रहे हो वहां वहां तुम लोग वेक्टर का साइन ऐसे दे लेना। मेरे पास वक्त नहीं था इसलिए मैं नोट्स बनाते समय वहां पर तुम लोग को नहीं दिया, अदरवाइज अभी क्लास देने में प्रॉब्लम हो जाती। तो बच्चे पहले तुमको जहां जहां मैंने वेक्टर का साइन दिया वैसे वैसे पहले तुम दे लेना, नोट्स को तुम पहले ठीक कर लेना, है ना। उसके बाद फिर, क्योंकि मैं तो अब इसके बाद मिटा देने जा रहा हूं, मैं तो अभी ऐसे मिटा दूंगा, सारा का सारा साइन यहां से हट जाएगा। तो तुम एक बार फिर से नोटिस कर लो कि कहां कहां वेक्टर का साइन देना है। और बच्चे क्या करना ना, पहला बात है ना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हो ना कि फुल स्क्रीन पर नहीं देखते हो, नहीं, वर्ड को फुल स्क्रीन पर ले जाकर के देखो, है ना, पूरे जूम करके फुल स्क्रीन पर देखोगे तो हर बात तुमको क्लियर दिखाई देगी, हर बात क्लियर दिखाई देगी। वर्ड में तो कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, और तुमको साइड में भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, थोड़े से देख लेना, है ना। और पाउज करके, एक अगर ज्यादा जाना तो पाउज करके और थोड़े बैकवर्ड फॉरवर्ड करके और नोट्स को अच्छा से बना लेने का प्रयास करना। तो अब हम यहां से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बच्चे अभी हम लोग पढ़े हो ना, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। प्रीवियस क्लास में टॉर्क बहुत डिटेल पढ़े हैं और वहां पर हम लोग पढ़े थे कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। और साथ ही साथ हम लोग पढ़े कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ऐसा करो कि ए वाले फॉर्मूले को तुम क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, डीएल बाई डी टी, और ये भी क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी टी। ये देखो ये चीज हो गया, डी बाई डी टी आर क्रॉस पी। अब देखो यू क्रॉस भी, यू और भी अगर मल्टीपल साइन के साथ अगर हो तो हम लोग को डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है। याद करो हम तुमसे मजाक करते थे कि एक को रखेंगे दूसरे को हम डिफरेंशिएट करेंगे, अब दूसरे को रखेंगे हम फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। ई इंटू भी का यही फॉर्मूला होता है। तो बच्चे यहां पर हम पी को रखे तो आर को डिफरेंशिएट कर लिए, प्लस आर को रखे तो पी को डिफरेंशिएट कर लिए। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें तुम्हारे लिए अब पुरानी हो गई है, अब तुमको इन सभी चीजों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा होगा। लेकिन बच्चे अब यहां पर थोड़े से अलर्ट मोड में रहो। ये जो dr बाई dt है, क्या होता है dr बाई dt? तो dr बाई dt हो गया डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी हो जाता है। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ याद करो बेटा। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल को ब्रेक कर दिया जाए, अगर उसको कांस्टेंट को 1 ले लिया जाए तो एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी। मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा है कि तुम अपने मन से करो। यहां मैं लिख दिया कि एफ कहां से आ गया, न्यूटन सेकंड लॉ से आ गया। तो अगर इन वैल्यूज को यहां पर रख दोगे तो पी तो रहेगा, ए पी तो रहेगा, और ये dr बाई dt के बदले क्या पुट करोगे, v पुट कर दो, r तो रहेगा, और ये dp बाई dt के बदले क्या पुट करोगे, f पुट कर दो। अच्छा बच्चे एक बात तुम और पढ़े हो, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, mv। लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, m इंटू v। तो इस p के बदले अगर m इंटू v पुट कर दो, एक v को ज्यों का त्यों रहने दो, और r क्रॉस f, यहां पर ध्यान दो, वेरी फर्स्ट तुम लोग को हम बता चुके हैं कि r क्रॉस f इज इक्वल टू टाउ होता है। एकदम फर्स्ट लाइन, r क्रॉस f इज इक्वल टू टाउ होता है। तो इस वैल्यू को अगर यहां पर पुट कर दो तो r क्रॉस f के बदले टाउ पुट कर दो,
पी को ब्रेक कर दो एम भी में, लेकिन ब्रेक तो तुम करोगे। अब इसके आगे का चीज पर ध्यान देना। फिर से एक बात देखो, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब मैं तुम्हें वेक्टर पढ़ा रहा था तो मैं तुम्हें बताया था कि पूरे फिजिक्स का प्राण होता है वेक्टर में। पूरा मैग्नीट्यूड और पूरा डायरेक्शन के बारे में हम लोग को डीपली पढ़ने का मौका मिलता है वेक्टर में। मैं बहुत ही डिटेल, तुम याद करो, अगर तुम्हें याद होगा तो 10-11 क्लास में तुम्हें वेक्टर पढ़ाया था। सोच लो कितना डिटेल मैंने तुम्हें वेक्टर पढ़ाया था। और वो भी एनफ नहीं है, अगर मैं और चाहता तो लंबा करता, बट क्या करें, टाइमिंग का कुछ ऐसा क्राइसिस क्लास 11 में होता है कि अपने को थोड़ा संभाल कर चलना होता है। तो बच्चे ये सारा का सारा चीज मैं तुम्हें काफी डिटेल बताया था कि एम को अगर यहां बाहर रख लो तो v क्रॉस v, और याद कर बेटा वहां पर कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर a क्रॉस a कर दिया जाए तो क्या आता था, जीरो आता था। नहीं आ जाएगा, a साइन जीरो, a क्रॉस a इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। लेकिन a के साथ अगर सेल क्रॉस करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उसी प्रकार से v क्रॉस v जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, लड्डू आ जाएगा, टेस्टी लड्डू आ जाएगा। और यहां तो टॉर्क है ही। इसका मतलब क्या आ रहा है तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट? तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है कि dl बाई dt। अब यहां पर देखो तुम्हारे पास ब्लैक साइन आ रहे हैं, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा वर्ड तुम्हें क्लियर दिखाई देगा, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। बच्चे एकदम क्लासरूम का फीलिंग यहां पर लेने का जरूरत है, बल्कि ज्यादा अग्रेसिव होकर पढ़ने का जरूरत है। क्लासरूम में तो हम लोग का इतना कलर्ड वर्ड नहीं आता था, क्या केवल एक वही सफेद वाली बोर्ड और काली वाली इंक, है ना। यहां पर देखो मैं तुम्हारे लिए, तुमको इंटरेस्ट बनाने के लिए, इंटरेस्टेड करने के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल डिफरेंट चीजों को मैं अलग अलग कलर से यहां पर देने का प्रयास किया हूं, ताकि तुम्हें पढ़ने में और मजा आ जाए और देखने में तुमको सहूलियत हो। तो बच्चे अभी तक क्या आ गया आपको? आपका आ गया dl बाई dt इज इक्वल टू टाउ, आ गया ना। अब इसी को अगर मैं वर्ड देने का प्रयास करूं तो क्या वर्ड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये देखो, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। अगर एंगुलर मोमेंटम में मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो इसी को मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ए किसके इक्वल टू होता है बेटा, टॉर्क के बराबर होता है। और आगे ना टॉपिक अपना, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। और मैं तुम्हें बता दूं, एक थोड़ा सा इंटरनल लाइन है, बट इसको ध्यान रखने का प्रयास करना कि इसे इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। याद, यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ क्या यूज किए थे ना तुम अभी? अगर इसको थोड़ा सा अगर तो बैक करके आकर देख लो तो यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ यूज हुआ था ना यहां पर, तो इसी को हम बोलते हैं ए रोटेशनल एनालॉग है न्यूटन सेकंड लॉ का। तो बच्चे ये क्वेश्चन अच्छा से करना, इसका तुम अच्छा से नोट्स भी बना लेना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम तुमको समझ में आए, उम्मीद करते हैं प्रॉब्लम तो अब नहीं आ रहा होगा, बड़े बड़े फॉन्ट आ रहे होंगे, कलर्ड फॉन्ट आ रहे होंगे, तो उम्मीद करते हैं प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता होगा तो बिल्कुल आना, और आकर के जैसे तुम लोग अपना रिएक्शन दिए वैसे आकर के रिएक्शन देना, तो हम तुमको, और इसमें अगर कुछ मेरे को करने का जरूरत होगा तो हम करेंगे। अब इससे हट करके अब हम लोग आते हैं कुछ इक्विलिब्रियम पर। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब कहा जाता है? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी के बारे में तो मैं तुम्हें प्रीवियस क्लास में बता चुका था। हार्ड होगा, अपना कोई परफेक्ट शेप नहीं होगा, उसकी वॉल्यूम होगी, वो जगह लेगा, लाइक एज हम स्टोन, कोई एक पत्थर, एक अनियमितताकार, एक इरेगुलर स्टोन अगर हम ले लेते हैं तो रिजिड बॉडी उसको हम कहेंगे। तो ऐसे ही रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को हिंदी में कहते हैं साम्यावस्था। क्या होता है इक्विलिब्रियम का हिंदी क्या होता है? साम्यावस्था। साम्य का मतलब खुद का, स्वयं का, साम्य मतलब स्वयं का, अवस्था मतलब उसका जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है, मतलब अपनी अवस्था। किसकी अवस्था? ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का हिंदी होता है दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड। तो दृढ़ पिंड की साम्यावस्था से आप क्या समझते हो? अगर हिंदी में बोलने को होता तो मैं ऐसा बोलता। तो a rigid body is said to be in equilibrium if the net external force और टॉर्क, यहां पर देखो दो फोर्स का मैं चर्चा करूंगा बारी बारी से, एक एक्सटर्नल फोर्स का और एक टॉर्क का, एक्टिंग ऑन इट डजंट चेंज द ट्रांसलेशनल, और एक दो वर्ड यहां पर भी ध्यान देना, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल स्टेट ऑफ द बॉडी। देखो किसी बॉडी का दो ही स्टेट हो सकता है। प्रीवियस क्लास इस पूरे लेसन में मैं ये बात बोल बोलकर पक गया हूं। इस लेसन के पहले तुम जितनी भी बातें पढ़ रहे थे वो सारे के सारे ट्रांसलेशनल फॉर्म पढ़ रहा था, ट्रांसलेशनल फॉर्म, रेखीय ट्रांसलेशन। और अभी तुम जितने भी चीजें पढ़ रहे हो वो सारे के सारे रोटेशनल स्टेट है।
इसका मतलब है कि बॉडी का दो स्टेट हो सकता है, वो सीधे जा सकता है और वो किसी कर्व पर घूम सकता है। अगर वो बॉडी सीधे जा रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल स्टेट, और कोई बॉडी कर्व में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल स्टेट। जहां ट्रांसलेशनल स्टेट होगा वहां एक्सटर्नल फोर्स होगा, और जहां टॉर्क होगा वहां क्या हो जाएगा, रोटेशनल स्टेट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अगर लगता है और फिर भी उसके ट्रांसलेशनल स्टेट में कोई चेंज नहीं आवे तो इसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी कहेंगे। उसी प्रकार से अगर किसी बॉडी पर टॉर्क एक्ट होता है और टॉर्क एक्ट होने के बावजूद भी उस बॉडी का रोटेशनल स्टेट में अगर कोई चेंज नहीं आता है तो हम इसको इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी कहेंगे। क्या मतलब हुआ, अगर किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाया जाए या टॉर्क लगाया जाए और एक बाहरी बल या टॉर्क लगाने के बावजूद भी अगर उसका ट्रांसलेशनल स्टेट या रोटेशनल स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम कहेंगे कि वह बॉडी किस फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो बच्चे अब यहां पर दो बातें आ गई, एक ट्रांसलेशनल स्टेट हो गया और एक रोटेशनल स्टेट हो गया। इसका मतलब है कि इस इक्विलिब्रियम का भी दो कंडीशन होगा। तो बारी बारी से बच्चे हम लोग दोनों कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले तुमको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बताते हैं। देखो हर एक बात साफ सुथरा लिखा हुआ है, अच्छा से नोट्स बनाना। अब तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब तो उम्मीद करते हैं काफी बड़े बड़े फॉन्ट, अब तो तुम थोड़े लेजिस्नेस के साथ भी देखोगे तो तुमको दिखाई देगा, है ना। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो बेटा तो बिल्कुल एकदम करेक्ट रहना। हम लोग आते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। कहता है कि ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट रिमेन एट द रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या मतलब, देखो अब ट्रांसलेशनल स्टेट में अगर कोई बॉडी होगा तो हम लोग इनर्शिया में ही पढ़ चुके हैं या न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रांसलेशनल स्टेट का मतलब होता है कि बॉडी या तो रुका हुआ है या तो वो किसी वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। या तो वस्तु की स्थिर अवस्था होगी, उसका रेस्ट पोजीशन होगा, या तो बॉडी का मूवमेंट का पोजीशन होगा, वो गति में होगी। ये एक इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशनल स्टेट। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हो रहा है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे, उसके स्टेट चेंज ना करे, तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब यहां पर लिखे कि बाय द वे F1 F2 एक्सटर्नल फोर्स है, m मास का कोई बॉडी है और उस m कोई बॉडी हम ले लेते हैं, m मास का कोई बॉडी लेते हैं और इस पर हम लोग ढेर सारे फोर्स लगाते हैं, F1 F2 F3 वगैरह फोर्स लगाते हैं। तो न्यूटन के मुताबिक, न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक हम कह सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू dp बाई dt। यही न्यूटन सेकेंड लॉ था कि जो टोटल फोर्स लग रहा, टोटल फोर्स कितना लग रहा, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, F4 लग रहा है, अगर डॉट 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 Fn लग रहा है, नहीं बहुत सारे फोर्स लग रहा है, लेकिन इन सभी फोर्स का जो सम होगा, क्या न्यूटन का दूसरा गति नियम, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। तो हो गया ना dp बाई dt। और इतना सारा नहीं लिख करके इसको तुम एक ही, इतना सारा क्यों लिखोगे, इसको सारा को हटा करके एक ext बोले तो एक्सटर्नल, ext मींस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मींस बाह्य, बाहरी। सो ext इक्वल dp बाई dt। ये d बाई क्या बोले, हम बोले ना dp बाई dt, d बाई dt को लो और p के बदले m भी पुट कर दो, m को बाहर निकाल लो, m को जब तुम बाहर निकाल लोगे तो हो जाएगा dv बाई dt। लेकिन अगर v कांस्टेंट है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा, जब v उसका कांस्टेंट हो। और अगर v कांस्टेंट हो गया तो बेटा, अगर v कांस्टेंट हो गया तो अब देखो क्या तुम्हारा आया, अब तुम्हारा है m इंटू डी वी बाई डी टी, और v अगर कांस्टेंट हो गया तो m इंटू डी बाई डी टी, और v के बदले क्या पुट कर दोगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कितना होता है, लड्डू। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया वहां पर, 0। और एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 आ गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि बॉडी कौन सा कंडीशन में है, इसका मतलब बॉडी
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? क्या समझ हुआ कि अगर किसी बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाए और एक्सटर्नल फोर्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो आ गया तो फिर बॉडी का जो स्टेट माना जाएगा, उसका जो कंडीशन माना जाएगा, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में माना जाएगा। अब तो अगर आप टैलेंटिव हो तो सेकंड पॉइंट तो मेरे को अलग से पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूं कि एक के साथ एक फ्री है। मैं तो ऐसा बोल सकता हूं आपको कि अगर आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अच्छा से समझ में आ गया तो रोटेशनल में तो कुछ नहीं बोलना है। जहां पर फोर्स यूज करते थे यहां पर केवल टॉर्क यूज कर देना है। और क्या हो गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम? हिंदी में क्या बोलेंगे? घूर्णन। रोटेशनल का मतलब घूर्णन, इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था। घूर्णन साम्यावस्था क्या मतलब? A rigid body is said to be rotational equilibrium if the body doesn't rotates or rotate with the constant angular velocity। अगर उस पर क्या doesn't rotates, अगर वो नहीं रोटेट करता है with constant angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी जैसे वहां पर क्या हो रहा था, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो यहां एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे वहां फोर्स लेते थे तो टॉर्क ले लेंगे, ये रोटेशनल है ना, बॉडी घूमेगा तो फोर्स नहीं लेंगे, स्टेट में है तो फोर्स लेंगे, अगर वो कर्व में है तो टॉर्क लेंगे। तो वैसे ही मान लेंगे टॉर्क 1 टॉर्क 2 एक्सटर्नल टॉर्क है, तो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 डॉट, है ना। और न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या कहेंगे, वहां पर क्या था कि F इज इक्वल टू dp बाई dt, तो यहां क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंटम यहां p है तो यहां पर L हो जाएगा, dl बाई dt। लेकिन बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा कब होगा? जब L कांस्टेंट रहेगा। और L को अगर आप कांस्टेंट कर दोगे, इसको कांस्टेंट कर दोगे, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? d बाई dt तो रहेगा, और L के बदले तुम क्या कर दोगे? कांस्टेंट कर दोगे, तो कांस्टेंट का फिर से डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया? वहां पर भी 0 आ गया। तो बच्चे आज तुमको हम अच्छा बात बताए, बहुत अच्छी चीजें आज तुमको पढ़ने का मौका मिला। हम लोग अगर फिर से एक बार 1 मिनट में अगर ये पूरी चीज को तुमको बता दे जो आज पढ़ाई भी, तो आज का जो अपना क्लास हुआ, यस, आज का क्लास हम लोग का यहां से हुआ। फर्स्ट टॉपिक तुमको बताए कि एंगुलर मोमेंटम को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। और रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब होता है कि तीनों एक्सिस पर इसको ब्रेक करेंगे। एक फार्मूला अपना यहां पर आ गया, ये देखो ये फार्मूला आ गया। तुम्हारा तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो भी तुम्हारा ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि तुम ऐसे ज्यादा ध्यान दो। अगर इसको थोड़ा सा अब हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो हम लोग का अभी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, तो यहां पर हो गया रिलेशनशिप की dl बाई dt इज इक्वल टू टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। ये अपना आज का सेकंड पार्ट हो गया। अगर आज का अपने थर्ड पार्ट पर हम लोग बात करें तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। सबसे पहले ये बात पढ़ लिए, ये कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। एक को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं और दूसरे को हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बच्चे ये आज का कंप्लीट क्लास हम लोग का हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा क्लास तुमको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत होता है तो उसको तुम मेरे व्हाट्सएप पर आकर के डायरेक्ट मेरे को कॉल करके, बहुत अच्छा लगता है जब तुम कमेंट्स मेरे को देते हो कि नहीं सर ऐसे होता है, ऐसे होता है, या फिर अगर मेरे से बहुत अच्छा हो रहा है तो मेरे को तुम थैंक्स करते हो, या तो फिर मेरे को तुम कहते हो कि नहीं सर बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं भी क्या होता है उससे इंकरेज होता हूं और मेरे को लगता है कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। और बच्चे अब तो बार बार लिंक देने की भी जरूरत नहीं है ना। सारे लोग सब्सक्राइब अगर कर गए होंगे तो अब तो यहां से मैं जो कुछ भी भेजूंगा आप उसको बस आपको एक मैसेज तुरंत ही मिल जाएगा कि यस सर ने कुछ भेजा है, तो फिर आप तुरंत ही वहां पर खोल कर देखोगे तो आपको क्लास के बारे में पता चल जाएगा। आप भी अपने अगर दोस्तों को शेयर करते हो, अगर ये क्लास अपना ये जो लिंक है अपने दोस्तों को अगर तुम शेयर करते हो तो उन्हें भी बता दो कि वो सारे के सारे तुम्हारे दोस्त सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको भी अब जैसे जैसे यहाँ से कोई मैसेज जाएगा उनको सारा कुछ मिलते जाएगा। और तो फिर क्या होगा ना कि तुम मेरा वेट नहीं करोगे। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरे को आप ऐड करो, वो सब चीज तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए है ना, यहाँ पर तो कुछ इसके लिए लेना देना नहीं है। जो भी बच्चे आकर मेरे इस यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब किए उनके पास सीधा ही मैसेज जाएगा। तो बच्चे इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें ही कुछ सुविधा हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा क्लास तुमको अच्छा लगा होगा। तो फिर से ऐसे ही पढ़ते चलो, फिर कुछ नए क्लास में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो नए क्लास में वो लेकर के हम तुम लोग आते हैं। भाई गुड डे।